Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. Last session जो हम लोगों ने approximate 223 questions को जो है complete कर लिया था from घटना चक्र. आप कह सकते हैं more than 5000 questions जो है previous year के इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. आज के सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एज सून एज जो है मैं मॉडर्न हिस्ट्री के इस पार्ट को बाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ. उसके बाद बच्चों हम लोग या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री के, और हम जो है बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट पे मूव करेंगे. जो रिमेनिंग 40% पार्ट जो है थ्योरेटिकल पार्ट का जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. रिमेनिंग जो है थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे. एज यूजुअल हर बार की तरह जो है फिर से एक सेशन जो है मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ. हम यूपीएससी वाले हैं साहब, टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, हारते हैं और फिर जीत जाते हैं. एक और कोटेशन बच्चों आप लोगों के लिए. स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन. इट सिंपली मीन्स जहां भी हैं वहीं से शुरू कर लीजिए. जो सुविधाएं आपके पास हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके अपने सक्सेस होने के अपने चांसेस को जो है इंक्रीज कीजिए. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मीन्स अपने क्वेश्चन आंसर टॉपिक पे. ध्यान रखिए, आप सोचते होंगे कि मैम हर बार जो है कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ ही क्यों सेशन को शुरू करती हैं. इसलिए बच्चों ताकि आप थ्रू आउट द सेशन मोटिवेटेड रहें फॉर योर गोल्स. चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223 को जो है एक बार फिर हम गो थ्रू करेंगे कि आखिर में लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था. देखिए क्या लिखा हुआ है. काफी टाइम से जो है बच्चों हम लोग जो घटना चक्र का ये मिसलेनियस टॉपिक कवर कर रहे हैं, वहां पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है चीजों को अरेंज करने वाला जो है क्वेश्चन हमारे सामने लगातार आ रहा है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 223 की अगर हम बात करते हैं, अगेन आपके सामने लिखा हुआ है. पहला लिखा है लखनऊ पैक्ट, दूसरा गांधी इरविन पैक्ट, तीसरा लिखा है बच्चों पूना पैक्ट एंड चौथा लिखा है फाइनल विड्रॉवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब देखिए ये जो लिखा हुआ है फोर्थ वाला फाइनल विड्रॉवल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप सभी लोगों को पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि डांडी मार्च से शुरू होता है. साबरमती आश्रम से जो है डांडी गांधी जी पहुंच करके नमक कानून तोड़ते हैं और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है. शुरू तो गांधी जी ने 1930 में कर दिया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को. अब यहाँ पे आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि आखिर में कब जो है फाइनल विड्रॉवल हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का. तो ध्यान रखिएगा बच्चों, असल में गांधी जी के द्वारा 1934 में आपको देखने को मिलेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विड्रॉवल हो गया. क्योंकि जो है 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1934 से जो है गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, जो हम लोगों ने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों शुरू कर दिया गया. क्यों? बट हिज मूवमेंट, ये जो गांधी जी का जो मूवमेंट था बच्चों अनसक्सेसफुल हुआ फॉर शॉर्ट एंड अपॉइंटिंग नेचर. तो हम लोगों ने देख लिया 1934 में जो दांडी मार्च के साथ या फिर नमक कानून तोड़ने के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था, वही जो है उसका फाइनल विड्रॉवल हो गया 1 अगस्त 1934 को. क्यों विड्रॉवल हो गया? बिकॉज गांधी जी जो है इस तारीख से जो है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस को शुरू कर रहे थे. लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है लखनऊ पैक्ट 1916. गांधी इरविन पैक्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों 5 मार्च, अब तक डेट आप लोगों को याद हो गया होगा, 5 मार्च 1931 की हम बात कर रहे हैं. इस दिन बच्चों आपको गांधी इरविन पैक्ट देखने को मिला. वही पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो पूना देखिए हम लोगों ने जो है मैकडॉनल्ड अवार्ड के बारे में पढ़ा था. यहाँ पे जो है मैकडॉनल्ड अवार्ड कहिए और ये पूना पैक्ट दोनों के दोनों जो है 1932 के ही इवेंट हैं. पहले मैकडॉनल्ड अवार्ड आपको देखने को मिलता है, उसके बाद 24 सितंबर 1932 को बच्चों पूना पैक्ट आपको देखने को मिलता है. एक मिनट मुझे जो है यहाँ से क्लियर करने दीजिए स्क्रीन को. तो हम लोगों ने देख लिया लखनऊ पैक्ट 1916. लखनऊ पैक्ट बच्चों 1916 में आता है. आफ्टर दैट आपको देखने को मिलेगा गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, देन पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 एंड फाइनल विड्रॉवल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डेट है बच्चों 1 अगस्त 1934. तो 1 2 3 4
ये जो है हमारा बच्चों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ सीक्वेंस, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं सही है। अब एक चीज आप देखिए, यूबीपीसीएस स्पेशल प्री 2008 का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बच्चों, वेरियस टाइम उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग स्टेट अलग अलग एग्जाम में, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में जो है सेम तरीके से क्वेश्चंस को जो है पूछा जा रहा है। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करवाऊंगी इसका, क्यों? क्योंकि जो है बहुत बार हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 224 भी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ही दिया गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, पूना पैक्ट अभी पढ़ा हम लोगों ने 1932, 24 सितंबर 1932, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आता है, ध्यान रखिएगा। मार्च 1932 की हम बात करते हैं, उसमें जो है उस समय क्रिप्स मिशन भारत आता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तो बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था बच्चों। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी साबरमती से जो है डांडी मार्च को शुरू करते हैं, और डांडी पहुंच करके जो है नमक कानून तोड़ करके गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करते हैं बाय ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ करके। जब आप इसको अरेंज करेंगे यू विल फाइंड फॉर ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यूबीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि क्यों सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 225 की तरफ। देखते हैं बच्चों, एक तरफ जो है आंदोलन का नाम लिखा हुआ है या फिर किसी जगह का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जो देखिए एक तरफ जो है आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है या सिटी का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जो स्टेट का नाम लिखा। देखिए एक तरफ लिखा बरदौली, दूसरा है चौरी चौरा, तीसरा है बच्चों यरवदा, चौथा है नोवाखली। अब देखिए दूसरी तरफ जो स्टेट का नाम महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। बरदौली की हम बात करते हैं तो बरदौली सत्याग्रह बच्चों गुजरात में, बरदौली जो है बरदौली सत्याग्रह की बात की थी हम लोगों ने, ये गुजरात में। चौरी चौरा इंसिडेंट तो आप लोग को पता ही है कि जो है चौरी चौरा घटना के कारण ही गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड की उत्तर प्रदेश में ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि चौरी चौरा जो है यूपी के किस जिले में है। तो ध्यान रखिएगा चौरी चौरा बच्चों यूपी के गोरखपुर जिले में है, ठीक है। गोरखपुर जिले में, यूपी के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा है। नेक्स्ट देखिए यरवदा जेल की बात करते हैं। यरवदा जेल आप लोग को याद होना चाहिए, यरवदा जेल बच्चों महाराष्ट्र में, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। नोआखली की बात करते हैं, अगर नोआखली बच्चों ये जो है वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे जो है जब देश हमारा आजाद हो रहा था उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते बहुत सा आप राइट्स आपको देखने को मिले थे नोआखली में ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है। तो बरदौली हम लोगों ने देख लिया बच्चों, बरदौली गुजरात में, चौरी चौरा यूपी में है। यरवदा की बात करे थे, यरवदा महाराष्ट्र में, एंड नोआखली इज इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देखते हैं। मैच द फॉलोइंग आप करेंगे तो सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। बरदौली कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में। चौरी चौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। यरवदा जेल कहाँ है? महाराष्ट्र में। और नोआखली की हम बात करते हैं, इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल जहाँ पे ग्रोसम राइट्स हैपन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 226 की बात करते हैं। ये यूपीएससी का बच्चों 2003 का क्वेश्चन है। अब कह रहा कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। तो देखिए बच्चों, क्या ये सही है? तो नहीं, असल में ये बंगाली में नहीं, बंगाली के साथ साथ संस्कृत में भी बच्चों कंपोज किया गया था बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हम लोगों ने क्या देखा, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम
कंपोज तो किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अब एक चीज तो आप लोगों को याद होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, वंदे मातरम किसके द्वारा कंपोज किया गया था? वंदे मातरम बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा कंपोज किया जाता है, और ये बंगाली में प्लस संस्कृत दोनों भाषा में रहता है। दूसरा पॉइंट अब हम देख लेते हैं। एक चीज तो आपको दिख गया कि पहला स्टेटमेंट गलत था, उसको हम लोगों ने सही कर लिया, बंगाली प्लस संस्कृत। अब रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो तीनों के तीनों तो करेक्ट है। इट मींस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप पेन और कॉपी लेकर के तो बैठे ही होंगे। यहाँ पे जो है BCD जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखते हैं बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ था। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सक एरा हैज its first चैत्र on 22nd of March normally and 21st of March in a leap year। अब देखिए यहाँ आप लोगों को 2 चीजें याद हो जानी चाहिए। जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, भारत की हम बात कर रहे हैं, वो किस पे बेस है? सक एरा पे बेस है। बच्चों ध्यान रखिएगा, सक एरा पे बेस्ड है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वहां पे जो है आपको ये नेशनल कैलेंडर और सक एरा के बारे में डिस्कस करेंगे। डीप स्टडी वहां पे हम लोग करेंगे। तो देखिए जो नेशनल कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, जो कि सक एरा पे आधारित है बच्चों, उसका पहला चैत्र पड़ता है 22nd ऑफ मार्च को नॉर्मली अगर हम बात करें। बट हम जब लीप ईयर की बात करते तो लीप ईयर में आपको देखने को मिलेगा 21st ऑफ मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सी वाला। देख क्या लिखा हुआ है। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग The design of national flag of India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd of July 1947। अब ध्यान रखिए बच्चों, ये जो है आपके पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज इंडियन हिस्ट्री में भी जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसका ये जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? पॉलिटी में तो वेरियस टाइम में क्वेश्चन पूछा हुआ। 22nd ऑफ जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। देन नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हम लोगों ने वंदे मातरम की बात की, जो कि कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अब हम बात करते हैं बच्चों जनगण मन की। जनगण मन ओरिजिनली जो है बंगाली भाषा में कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, and was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly on 24th of January 1950 as the national anthem। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नेशनल फ्लैग है उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 ऑफ जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। जब हम जनगण मन की बात करते हैं, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाली भाषा में, ओरिजिनली बंगाली भाषा में कंपोज किया गया था, उसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हिंदी वर्जन को अडॉप्ट किया गया। किस डेट को अडॉप्ट किया गया था? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम जनगण मन की अगर हम बात करते तो 24th ऑफ जैन 1950 को जो है एज ए नेशनल एंथम कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हिंदी वर्जन ऑफ द जनगण मन वॉज अडॉप्टेड। वहीं जब हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग की, नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947। तो होप सो ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए ध्यान रखिएगा, 4 पॉइंट्स यहाँ पे जो है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा, बट 4 ऑप्शंस हैं। इट मीन्स 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जनरेट हो गए हैं। ठीक, और मैं एक और चीज आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज जब भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए या फिर कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस खुद जनरेट करने की कोशिश किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 227 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज यूजुअल अभी तक हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। अगेन आ गया अरेंज द फॉलोइंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला क्या लिखा हुआ? लिबरेशन ऑफ गोवा, लिबरेशन ऑफ गोवा लिखा हुआ है। दूसरा बच्चों देखिए क्या लिखा है, दलाई लामा फ्लड टू इंडिया। तीसरा लिखा हुआ है चाओ इन लाई विजिटेड इंडिया। चौथा लिखा है इंडिया विजिट ऑफ द खुर्शेव एंड बुल्गारिन। देखिए यूपीपीसीएस के मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो पहले बच्चों प्रीलिम्स मेंस में भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे जनरल साइंस के, बट
अब जो है आपको यूपीएससी के आधार पे ही क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। जो यूपीएससी का मेंस का पैटर्न है उसी प्रकार से जो है आपको यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देखते हैं। 1955 में अमेरिका सपोर्टेड द क्लेम ऑफ पुर्तगाल दैट गोवा इज द टेरिटरी ऑफ पुर्तगाल। अब आप देख सकते हैं बच्चों 1955 की जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका ने जो है पुर्तगालियों को सपोर्ट किया कि जो गोवा जो है, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि गोवा जो है पुर्तगालियों की टेरिटरी है, उसको सपोर्ट किया था। लिबरेशन ऑफ गोवा की अगर हम बात करते हैं तो लिबरेशन ऑफ गोवा बच्चों 1961 में हुआ था बाय द इन्वेजन ऑफ द इंडियन आर्मी। जब इंडियन आर्मी इन्वेड करती है गोवा पे 1961 में, तब जाकर के हमारे ही देश का एक हिस्सा हमें वापस मिलता है पुर्तगालियों के हाथ से। वहीं नेहरू की विजिट के बाद, आफ्टर नेहरूज विजिट टू यूएसएसआर, ये जो है रशिया जो आज आप देख रहे हैं, इसके पहले जो हम इसे यूएसएसआर कहते थे। तो नेहरू आफ्टर द नेहरूज विजिट टू यूएसएसआर इन 1955, खुर्शेव एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, खुर्शेव एंड बुल्गेनिन केम टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, जब नेहरू जी यूएसएसआर जाते हैं 1955 में, उसके बाद जो है खुर्शेव एंड बुल्गेनिन भारत आते हैं एज गेस्ट। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, A great revolt took place in तिब्बत। तिब्बत की अगर हम बात करते तो तिब्बत में आपको देखने को मिला है कि आप लोगों को पता है कि 1959 में जो है तिब्बत में एक विद्रोह होता है, और उस विद्रोह के बाद आपको देखने को मिलेगा कि दलाई लामा तिब्बत से जो है इंडिया आ जाते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है चाओ इन, फोर्थ ऑप्शन लिखेंगे, फोर्थ सेगमेंट हम कहेंगे चाओ इन लाई वॉज इन्वाइटेड टू दिल्ली फॉर द confabulation in April 1960 but it was not fruitful। तो देखिए when we will arrange in the chronological order, हमें फोर्थ वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सही है, एक बार जो है आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन नंबर 227 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जो भी पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी नहीं था। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट, और इन पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर लीजिए, ताकि अगर कभी प्रीलिम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो आप लोगों को जो है चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 228 की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिमला एग्रीमेंट जो होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पूछ रहा है कि कब होता है, कब साइन होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, शिमला एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में बच्चों साइन होता है। द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1972। अब देखिए ये उत्तराखंड पीसीएस के मेंस 2002 का क्वेश्चन है। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम मूव करेंगे। A summit was held in Shimla in June 1972 between newly elected Prime Minister of Pakistan Zulfikar Ali Bhutto and Indian Prime Minister Indira Gandhi after 1971 Indo-Pak War and independence of Bangladesh। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो शिमला एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में होता है। किसके किसके बीच में होता है, उस समय के जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जुल्फिकर अली भुट्टो, और भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके बीच में होता है। कब होता है, इंडो पाक वार के बाद, 1971 के इंडो पाक वार के बाद जो शिमला एग्रीमेंट 1972 में आपको देखने को मिलेगा। दोनों पार्टीज की तरफ से जो है इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। अब हम देखते हैं बच्चों ऑपरेशन विजय की बात करते हैं। ऑपरेशन विजय देखिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है उस समय होंगे जब कारगिल युद्ध चल रहा था। देखिए ऑपरेशन विजय की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेशन विजय, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए ऑपरेशन विजय वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट विच नेशन। तो देखिए ऑपरेशन विजय जो है एक सक्सेसफुल मिलिट्री एक्शन था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में जो है शुरू किया गया था। जो कारगिल वार जिसे आप कहते हैं, वहीं पे जो है आपको ऑपरेशन विजय देखने को मिलेगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, कारगिल वार की हम बात कर रहे थे अभी। कारगिल वार, यही कारगिल वार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यही आपको जो है ऑपरेशन विजय देखने को मिलेगा, जो कि कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से। मिलिट्री एक्शन था पाकिस्तान के अगेंस्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये ईयर आप लोग याद रखिएगा 1999 वाला। देन क्वेश्चन नंबर 230 की हम बात कर रहे हैं। इन 1993 which of the following language was not included in the 8th schedule? अब ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे जो है हम पॉलिटी वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। यूपीआरओ एआरओ प्री 2021 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपको जो है मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज आप लोग जो है जो भी करंट अपडेटेड होगा 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस का, आप लक्ष्मीकांत या फिर किसी जिस भी बुक से इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं वहां पे जरूर चीजों को पढ़ करके अपडेट होकर के जाइएगा। तो हिंदू तो बच्चों आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, वहां से भी खुद को अपडेट करके जाइएगा। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, अब देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली ऑल वर added to the 8th schedule of constitution in 2004 after 92nd amendment act 2003। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1903 में जो है कौन कौन सा जो है 8th शेड्यूल में नहीं था वो लैंग्वेज। तो चार ऑप्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, ये चारों के चारों जो है असल में 1993 में हमारे 8th शेड्यूल में नहीं थे, बिकॉज ऑल दीज लैंग्वेजेस were added in the 8th schedule of the Indian Constitution after 1992nd Amendment Act 2003 92nd Amendment Act बच्चों 2003 में जो होता है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली इन सबको जो है 8th शेड्यूल में जो है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। किसान दिवस की बात कर रहा है कि किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को एक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर कहिए, हमारे एक भारत की बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, उनका जो है उनका जो है बर्थडे आपको याद करना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह, लीड चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे ही जो है किसान दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। 23 दिसंबर ये जो है बर्थडे है, इस दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थडे कहिए या फिर जो है किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर एवरी ईयर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट चौधरी चरण सिंह। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लेलिस्ट में बच्चों आप लोगों के लिए 30 वीडियोस जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उनको बच्चों जा करके जरूर देखिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा, समझिएगा एंड कोशिश कीजिएगा कि सभी क्वेश्चंस को जो है आप लोग दिमाग में बैठा रहे, ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया आपका गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए अभी हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो 23 दिसंबर 1902 को जो है चौधरी चरण सिंह का जो है इस चरण सिंह जी का जन्म होता है। इस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर एवरी ईयर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट चौधरी चरण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ क्या लिखा हुआ है। ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। कब जो है डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था बच्चों? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है 22 जुलाई 1947। ये बच्चों ध्यान रखिए, ये पॉलिटी के सेक्शन में हम लोगों को कवर करना ही है। अब सिंस यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन कंस्टिट्यूएंट आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाला जो टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में, वहां से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है। तो पूछ रहा कि किस दिन जो है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को जो है आपको देखने को मिलेगा इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे रहा है। एक तरफ जो है बच्चों कुछ पर्सन्स के नेम दिए हैं, दूसरी तरफ जो है कोई फील्ड दिया हुआ है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है यहाँ पे। जस्ट वेट 233। चलिए एक तरफ लिखा हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर जी, दूसरी तरफ बच्चों लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने अमृत्य सेन, तीसरा लिखा हुआ चंद्रशेखर एंड चौथा लिखा हुआ बच्चों वीनू माकड़। तो आप सभी लोगों को पता है
रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। अगर हम अमर्त्य सेन जी की बात करते हैं तो बच्चों आप लोगों को पता है कि अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में 1998 में। इकोनॉमिक्स में चंद्रशेखर की बात करते हैं, चंद्रशेखर लिमिट आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो चंद्रशेखर वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। तो देखिए एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े हुए चंद्रशेखर लिमिट जो है, जब हम ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करेंगे वहां पे जो है बच्चों हम लोग जब यूनिवर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे वहां पे चंद्रशेखर लिमिट के बारे में हम पढ़ेंगे। देन वीनू माकड़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वीनू माकड़ बच्चों एक फेमस क्रिकेट प्लेयर हैं। तो हम लोगों ने देख लिया रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है उनका संबंध लिटरेचर से, अमर्त्य सेन जी का संबंध इकोनॉमिक्स से, चंद्रशेखर जी का जो है एस्ट्रोफिजिक्स से, एंड वीनू माकड़ का संबंध बच्चों क्रिकेट से। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे आपको जो है देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा। देखिए जब आप मैच द फॉलोइंग करते तो डी वाला ऑप्शन बच्चों आपको करेक्ट मिलेगा। यहाँ पे जो हम चीजों को इसके क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे बिकॉज अभी हमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 234 की बात अगर हम करते देखते हैं क्या लिखा। हु इज कंसिडर्ड एज अ क्रिएटर ऑफ द मॉडर्न बिहार। अब देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन है तो अदर स्टेट के बच्चों के लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो, बट स्टिल बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। जो है पूछ रहा है कि मॉडर्न बिहार के क्रिएटर किसको कंसिडर किया जाता है। तो ध्यान रखिए बच्चों सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है मॉडर्न बिहार का क्रिएटर कंसिडर किया जाता है। जस्ट वेट। सच्चिदानंद सिन्हा जी को बच्चों मॉडर्न बिहार का क्रिएटर कंसिडर किया था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन बच्चों आप लोग जो है देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ। जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 235। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जो है नोबेल प्राइज जीता था तो वो कौन थे बच्चों। यहाँ पे जो है हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी कि इनको जो है नोबेल प्राइज साहित्य में मिलता है। कब मिलता है 1913 में। और किसके लिए मिलता है बच्चों, गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए आप कह सकते हैं लिटरेचर की फील्ड में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, गीतांजलि के लिए दिया जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236 की तरफ। हु वॉज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे कि महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन रहे। तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अब यहाँ पूछ रहा है पॉलिटिकल गुरु और हु वाज द पॉलिटिकल गुरु और द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। तो CR दास की हम बात कर रहे हैं, चित्तरंजन दास जी की, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। CR दास और चित्तरंजन दास वाज द पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ हम मूव करते हैं। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे भी जो है लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। अगर आप बात कर रहे हैं पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट से जुड़ा हुआ एक पॉइंट अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा। 5 मार्च 1931 को जो है ये गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द भगत सिंह। भगत सिंह को जो है फांसी की सजा कब दी जाती है, 23 मार्च 1931 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को जो है 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ मूव करते हैं हम। और यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो गांधी इरविन पैक्ट आप सभी लोगों को पता है 5 मार्च 1931 को जो है बच्चों गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। वही एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह की जब हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह बच्चों
23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह आपको देखने को मिलेगा। ये जो है घटना घटित हुई थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखते हैं चौथा स्टेटमेंट, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की आप बात करते हैं तो 26 टू 31 ऑफ मार्च 1931 आपको कराची सेशन देखने को मिलेगा। 26 टू 31 और 31 ऑफ मार्च को जो है आप कराची अधिवेशन देखने को मिलेगा। एंड चंद्रशेखर आजाद, कब हमारे चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे? 27 ऑफ फेब 1931 को जो है आपको देखने को मिलेगा मार्टरडम ऑफ द चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं ये सभी के सभी जो है असल में 1931 के ही इवेंट्स हैं। इसलिए यहाँ पे बच्चों आप लोगों के लिए डेट याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ओनली आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। तो मार्टरडम ऑफ द चंद्रशेखर आजाद 27 ऑफ फेब 1931, गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं 5 ऑफ मार्च 1931, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 23 ऑफ मार्च 1931, देन कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करते हैं 26 ऑफ टू 31 ऑफ मार्च 1931। देन क्वेश्चन नंबर 238 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, अगेन 4 इवेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं इंडियन हिस्ट्री के, और इन्हें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 वाला, ये कब होता है बच्चों? लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1929 में होता है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। देन अभी हम लोगों ने पढ़ा कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 टू 31 ऑफ मार्च 1931। एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु लिखा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, सिर्फ यहाँ पे जो है राजगुरु या भगत सिंह या सुखदेव, इन तीनों लोगों को अलग अलग डेट पे एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। 23 ऑफ मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बच्चों एग्जीक्यूट किया गया था। तो एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये डेट क्या है? 23 ऑफ मार्च 1931। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जब आप अरेंज करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में बच्चों। यहाँ पे लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस की हम बात कर रहे थे जब, तो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ये तो है होता है दिसंबर 1929 में। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है? 5 मार्च 1931 में। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु होता है, देखिए 23 ऑफ हैपेंड जस्ट 3 days बिफोर कराची सेशन। अब हम अगर कराची सेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कराची सेशन को आपको रिलेट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के एग्जीक्यूशन डेट को। कराची सेशन बच्चों 26 मार्च से शुरू होता है, 26 मार्च से 31 मार्च तक रहता है। तो इसके 3 दिन पहले ही जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन बाकी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ, मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है। लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ पर्सन का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ बच्चों इवेंट का नाम लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा लिखा हुआ थ्रोइंग ऑफ द बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली। अगर यहाँ से आप बात करते हैं बच्चों थ्रोइंग ऑफ द बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली, तो बटुकेश्वर दत्त आप लोगों ने नाम सुना होगा। बटुकेश्वर दत्त का नाम जो है इससे जुड़ा हुआ सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए। अब हम रिमेनिंग पॉइंट देखते हैं। देखिए पॉइंट 2 अगर हम बात करते हैं बच्चों, जस्ट वेट, देखिए दूसरा बी नाम लिखा हुआ है वल्लभ भाई पटेल, सी लिखा हुआ है इकबाल और डी लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे आपके सामने बटुकेश्वर दत्त लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ वल्लभ भाई पटेल लिखा हुआ है, इकबाल लिखा हुआ है, बटुकेश्वर दत्त लिखा हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने वेरियस टाइम इस चीज को पढ़ा है कि हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस
इसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। इसकी 1938 का इवेंट है हरिपुरा सेशन। इसके अगले साल ही जो है 1939 में त्रिपुरी में जो है एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे भी सुभाष चंद्र बोस जी ही री इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद द महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद से त्याग दे देते हैं और उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा, सी वाला ऑप्शन। अगर हम बात करते हैं इकबाल की, तो इलाहाबाद सेशन जो होता है मुस्लिम लीग का, ये फोर्थ वाले ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इलाहाबाद सेशन जो है मुस्लिम लीग का 1930 में, इसको जो है देख रहे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि प्रिसाइड कर रहे होते हैं इकबाल जी। बटुकेश्वर दत्त की हम बात करते हैं तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब फेंकने वाले कौन थे, बटुकेश्वर दत्त जी ही थे। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है, एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या बातें मेंशन की गई हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का हम बात कर रहे हैं, हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको प्रिसाइड कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इनका नाम जो है हरिपुरा सेशन ऑफ द आईएनसी से जुड़ा हुआ है। वल्लभ भाई पटेल की हम बात करते थे कि अब सॉरी हम लोगों ने जो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल के बारे में चर्चा नहीं किया, ऊपर ऑपरेशन पोलो से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जुड़ा हुआ है। वहीं इलाहाबाद सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1930, यहाँ से जो है किसका नाम जुड़ा हुआ है, इकबाल का, मोहम्मद इकबाल का। सेंट्रल असेंबली में जो बॉम्ब फेंकते हैं वो कौन होते हैं, बटुकेश्वर दत्त जी होते हैं। तो 240 क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे जो है मेरा पेन टैब काम नहीं करा, तो ऐसे ही आपको जो है रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन। हु वाज अ चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस। तो बच्चों हम यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑल इंडिया सोशल यूथ कांग्रेस की ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस की हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइज होता है कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को। एंड दिस ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस का जो सेशन होता है उसको प्रिसाइड कौन कर रहा होता है, जवाहरलाल नेहरू जी प्रिसाइड कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी इसके फर्स्ट चेयरमैन होते। हु वाज चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस, ये क्वेश्चन था हमारा, तो इसके जो है चेयरमैन होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज रिवॉल्यूशनरी मेड दिस स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, एवेंज द ब्लड ऑफ इंडियन मार्टर्स, यूज योर स्वॉर्ड to liberate your motherland, stand up against the entire Anglo-American enemy। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का जो ये क्वेश्चन है 2019 का, एक बार फिर से जो स्टेटमेंट हम रिपीट करेंगे, द avenge the blood of Indian martyrs, use your sword to liberate your motherland, stand up against the entire Anglo-American enemy। ये स्टेटमेंट दिया गया था राज बिहारी बोस जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा राज बिहारी बोस जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 की तरफ। देखिए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो हम यहाँ पे क्विक रिवीजन के फॉर्म में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है हम लोगों ने जब जिस्ट कवर किया था, जब हम लोगों ने बच्चों जिस्ट पढ़ा था, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 242 की अगर हम बात करते हैं, अलीपुर सेंट्रल जेल। अब पूछ रहा आपसे कि बताइए आपकी अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है। देखिए ये पूछ रहा आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है। अलीपुर सेंट्रल जेल एक्चुअली इट इज इन द कोलकाता। फाइन, अलीपुर सेंट्रल जेल इज इन कोलकाता। अब आप लोगों को याद हो गया होगा बच्चों अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है, कोलकाता में है। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, अलीपुर सेंट्रल जेल इज इन कोलकाता। ये 1910 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर इम्प्रिजन्ड हियर ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया रूल। तो ध्यान रखें जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था भारत में, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको यहाँ पे जो है बंदी बना करके रखा जा रहा था अलीपुर सेंट्रल जेल में। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है, कलकत्ता में है। अब देखिए क्या लिखा है, ऑपरेशन पोलो की हम बात कर रहे हैं। पूछ रहा है ऑपरेशन पोलो जो है एसोसिएटेड है किससे,
तो अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था बच्चों, ऑपरेशन पोलो के बारे में, तो उससे नाम जुड़ा हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। अब देखिए क्या कह रहा है आखिर में ऑपरेशन पोलो जो है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है। पूछ रहा क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मिलिट्री एक्शन इन द जूनागढ़ स्टेट एंड मिलिट्री एक्शन इन द हैदराबाद स्टेट। तो कह रहा कि यहाँ पे जो है किससे जुड़ा हुआ है ऑपरेशन पोलो, तो मिलिट्री एक्शन इन द हैदराबाद स्टेट, यहाँ से बच्चों जुड़ा हुआ है ऑपरेशन पोलो। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो इज एसोसिएटेड विद द मिलिट्री एक्शन इन द हैदराबाद स्टेट। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेशन पोलो, द कोड नेम ऑफ द हैदराबाद पुलिस एक्शन वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन इन द सितंबर 1948 इन विच इंडियन आर्म फोर्स। अब ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में जो है आप कह सकते हैं पुलिस एक्शन जो लिया गया था उसी का कोड नेम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। और आखिर में जो मिलिट्री ऑपरेशन हैदराबाद में चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, सितंबर 1948 में जो है इसको चलाया गया था, एनेक्सिंग द स्टेट इंडिया। और यहाँ पे जो इस ऑपरेशन पोलो के बाद आपको देखने को मिलेगा इंडियन यूनियन में इस हैदराबाद को जो है मर्ज कर दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं एनेक्स कर लिया गया था इस स्टेट को इंडियन यूनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 की तरफ हम देखते हैं। सेशन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक बार फिर से जो है मोटिवेशन कोट देखेंगे, ताकि आप थ्रू आउट द सेशन बच्चों मोटिवेटेड रहें। अब देखिए कोटेशन है, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट। इट मीन्स देखिए आप हार रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट क्विट मत कीजिएगा अपने एग्जाम्स जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। दूसरा एक और कोटेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ, थोड़ा और पढ़ लीजिए, थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। देखिए बच्चों आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएम एसडीएम एसपी डीवाईएसपी, ये सब पद जो है वहां पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे पोस्ट बच्चों बहुत ही इजीली आपको नहीं मिल जाएंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे देन ओनली यू विल गेट दीज पोस्ट। तो अब देखिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हो सकता हो कोई और, हो सकता है क्या बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज्यादा पढ़ रहे होंगे कहीं पे। आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो कोई 15 घंटे भी पढ़ रहा होगा, कोई 17-18 घंटे भी पढ़ रहा होगा। तो जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितनी अच्छे से पढ़ेगा, हार्ड वर्क करेगा, आप कह सकते हैं वही जो है अपने गोल को अचीव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ, एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करना चाहूंगी। ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा डायरेक्टर 2 नाम से बैच लॉन्च किया गया है। तो एज सुन एज पॉसिबल बच्चों उन बैचेस में जो है आप एनरोल करा करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जो है अपने गोल की तरफ अपने गोल को पाने में सक्सेसफुल हो सके। एंड मैक्सिमम बच्चों को जो है आप लोग ये जो भी हमारे सेशंस चल रहे हैं उसके बारे में बताइए। डायरेक्टर 2 बैच जो लॉन्च किया गया ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा, उसके बारे में बताइए, ताकि आप जो है मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके मिनिमम प्राइस पे। देखिए यूट्यूब पे तो जो सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को जो है डीप आप कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ग्रैंड मास्टर 360 की जो साइट है वहां पे उसको विजिट कीजिए, वहां पे बच्चों सभी डायरेक्टर्स ऑफ द ग्रैंड मास्टर के द्वारा जो है बैचेस ली जा रही, सभी सब्जेक्ट्स को बच्चों वहां पे पढ़ाया जा रहा है। तो यूपीएससी की जो है आप कह सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन आपको GM 360 के वेबसाइट पे प्रोवाइड की जा रही है। वेबसाइट पे या फिर आप कह सकते हैं पोर्टल पे जो है GM 360 के पोर्टल पे जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट लेक्चर जो है यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ अगर हम मूव करते तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए क्या कह रहा है कि यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है बच्चों ये। अब यहाँ पे जो है मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा है, इसमें यहाँ पे पेन यूज नहीं कर पा रही हूँ बच्चों, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है मेरे लैपटॉप में, इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है 2-3 दिनों से। देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। क्वेश्चन था हमारा विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पेन चलाने की कोशिश कर रही हूँ, पेज का साइज जो है कम हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 244 का हम लोग पढ़ रहे थे, विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो मेजर एम है लैंड रिफॉर्म का
वो क्या है बच्चों, वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। तो देखिए जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया का, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। मेन उससे कह रहा कि उससे जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे जो है कोशिश किया जा रहा था जितने भी लैंडलेस लेबर्स हैं, लैंडलेस आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जितने भी लैंडलेस लोग हैं उनको जो है लैंड प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही थी। लिखा हुआ बी वाला ऑप्शन, द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ठीक है, यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन था। हो सकता हो थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यूपीएससी का क्वेश्चन तो क्रिटिकल ही होगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 245 को देखते हैं। द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ विच स्टेट इज नोन एज राइटर्स बिल्डिंग। तो देखिए क्या कह रहा है कि किस स्टेट की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। तो वेस्ट बंगाल के सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को बच्चों राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2013 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ द वेस्ट बंगाल इज नोन एज राइटर्स बिल्डिंग। तो देखिए क्या करें, इसे हम क्या कहते हैं, राइटर्स बिल्डिंग भी कहते हैं। ये कोलकाता में है and was architected by the Thomas Lyon. It was originally constructed for the junior servants of the British India Company 1977. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। जस्ट वेट। चलिए क्वेश्चन 246 की तरफ देखते हैं। अब देखिए ये एमपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये कहाँ सिचुएटेड है। तो देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। बिगेस्ट म्यूजियम पूछ रहा भारत का जो बिगेस्ट म्यूजियम कहाँ पे है, जहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में जो है पूरी स्टोरी डिपिक्ट की गई है, जिसे हम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी कहते हैं। ये बच्चों भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एमपी के लिए ही नहीं, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज सिचुएटेड इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इज सिचुएटेड इन द भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है, द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द बुंदेला रिबेलियन इन 1842 हृदय शाह वॉज जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखिए एमपी का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा आपके रिमेनिंग एमपी के अलावा जो है अदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार अब हमारे सामने क्वेश्चन आया तो हम देख लेते हैं। द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ बुंदेला रिबेलियन ऑफ 1842 हृदय शाह वॉज जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जब हीरापुर के जो है ये थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 248 की तरफ क्या लिखा हुआ था। इंडियन टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सॉरी इंडिया में जो है इन इंडिया टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो टीचर्स डे आप सभी लोग को पता है 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर ऑन द बर्थडे ऑफ द सेकंड प्रेसिडेंट एजुकेशनिस्ट। आप सभी लोग को पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे ही 5 सितंबर को टीचर्स डे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं जब हम वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करते हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5 अक्टूबर बाय यूनेस्को एजुकेशन इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड यूनियन ऑफ द टीचर्स। देखिए अगर आप इंडिया की बात करें तो 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं जब आप वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर को बच्चों टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 249। व्हेन इज द नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड। नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है।
तो 16 नवंबर को बच्चों नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या लिखा हुआ आपके सामने, नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 नवंबर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 ऑन द सेम डे। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, द भारतीय किसान यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। पूछ रहा कि भारतीय किसान यूनियन जो है एस्टैब्लिश किया गया था कब, 1986 में। द भारतीय किसान यूनियन was established in 1986 as a non-political organization by महेंद्र सिंह टिकैत। ध्यान रखिएगा भारतीय किसान यूनियन 1986 में महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय किसान यूनियन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन का करेंगे। क्या लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरी। से देखिए इसके भी बारे में हम लोगों ने जब जिस्ट कवर किया था मिसलेनियस टॉपिक कवर, प्रीवियस मिसलेनियस टॉपिक के अंदर पीवाईक्यूज को शुरू करने से पहले एक जिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, वहां भी इस चीज के बारे में पढ़ा था। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज। तो देखिए कौन सी थियरी इस्तेमाल कर रहा था कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पे बच्चों हम बात करें डायलेक्ट्रियल मटेरियलिज्म की। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।